मनोज तिवारी एक बड़ा नाम है जो कि यहाँ से सांसद है, तो क्या लगता है कि किस तरह से आप उनका मुकाबला कर पाएंगी? मनोज तिवारी जी एक बड़ा नाम है, लेकिन बड़ा नाम हम कह सकते हैं कि भाई 2 बार एमपी रह चुके हैं, 30 बार उनको टिकट मिली है, रूलिंग पार्टी से हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है। नगीना की सीट हम 100% जीत रहे हैं और नगीना की सीट का जो प्रभाव है वो यहाँ भी पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ भी मुस्लिम और एससी जो है वहां से वो कनेक्टेड हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद की जो वो एक पब्लिसिटी है वो पूरे देश में है, क्योंकि उन्होंने लोगों की अन्याय की जो लड़ाई है वो लड़ी, किसी के साथ कहीं पर भी अन्याय हुआ है तो वो पहुंचे हैं और उसका फायदा जो है मुझे भी मिलेगा। और क्या चंद्रशेखर आजाद यहाँ आएंगे आपके लिए रैली करने? हाँ जी, नॉमिनेशन के बाद वो यहाँ पर आएंगे और काफी दिन यहाँ पर रुकेंगे भी। और अभी जब इलेक्शन आए तो उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम को यहाँ पर बुलाया। तो बात यह है कि जनता को ये बाबा और ये सब नहीं चाहिए कि बाबाओं के नाम पे आप भीड़ इकट्ठी कर लो, फिर जनता को बताओ, हर बार आओ इलेक्शन के टाइम पे मूर्ख बनाओ और फिर चले जाओ। बबीता यादव के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर चुकी है, प्लस लॉ पढ़ चुकी है, उसके बाद भी बहुत सारी राजनीतिक सरगर्मियों में रही है, क्रांतिकारी आप कह सकते हैं। और अब इन्हें आजाद समाज पार्टी, जो कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, वहां से इन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली का टिकट मिला है लोकसभा से। तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि चुनाव सर पर है और लगातार पार्टियां जो है नए नए ऐलान कर रही हैं, नए नए कैंडिडेट उतार रही हैं। उसी बीच में एक लड़की जो कि हरियाणा से आती है, उसको इस तरह से एक बड़ी सीट जहां मनोज तिवारी सांसद हैं वहां पे टिकट मिलना किस तरह से है, वही हम बात करेंगे। स्वागत है बबीता जी आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। बबीता जी, मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से, मतलब आपने कहाँ से शुरुआत की और कैसे लगा आपको कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? मेरा तो स्टार्टिंग से ही फाइनल था। जब मैंने सिविल सर्विस की तैयारी करनी स्टार्ट करी थी तभी मेरा ये था कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं 3 से 4 साल ही जॉब करूंगी, उसके बाद मैं राजनीति में आऊंगी। लेकिन शायद भगवान ने कुछ और सोच रखा था और 2020 में कोविड आया और जिसकी वजह से सबको काफ़ी हार्डशिप फेस करनी पड़ी, स्टूडेंट्स को भी करनी पड़ी, और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट भी खराब हुए। उसी की वजह से फिर हम लोग आंदोलन में आए। उसी दौरान अग्निपथ जैसी योजना जो है उसको लागू किया गया। तो हमने इन सब मुद्दों को लेकर जो है आंदोलन किए। यही मुखर्जी नगर है जो पुलिस चौकी के पास आप रुकी थी, वहीं पर 2 महीने हमारा आंदोलन चला था जिसको मैंने लीड किया था। उसके बाद 20-25 आंदोलन जंतर मंतर पे हुए। लखनऊ जब इलेक्शन थे तो उस दौरान हुए। तो उस टाइम जो है हम 350 प्लस एमपी से मिले, अपने मुद्दे को 4 बार पार्लियामेंट में उठवाया। लेकिन सब होने के बावजूद, सबसे मिलने के बावजूद ये लगा कि जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, जो गुड गवर्नेंस के मुद्दे हैं, नौकरियों के मुद्दे हैं, उनसे किसी को कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। और आप देखोगे कि जब इलेक्शन में मैं अभी कांग्रेस पार्टी में थी, नेशनल कोऑर्डिनेटर, 24 अकबर रोड एआईसीसी बैठ रही थी। तो वहाँ पर जब मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी ये सब, तो वहाँ पर मैंने महसूस किया कि जो राजनीति है वो कोई मुद्दों की राजनीति नहीं है। राजनीति एक पॉलिटिकल बिजनेस बन गया है। अभी आप देखना कि अब आचार संहिता लग गई है 2 महीने के लिए और अभी 29 अप्रैल को यहाँ नॉमिनेशन स्टार्ट होगा। जैसे नॉमिनेशन स्टार्ट होगा 20 से 25 दिन बचेंगे, तब जो है बड़ी जो लोग हैं, पार्टियां हैं पैसे वाले, वो लोग आएंगे, पब्लिक को ताम झाम दिखाएंगे, दारू बांटेंगे, बिरयानी खिलाएंगे या जो भी, मतलब व्हाटएवर। और उसके बाद वो 15 दिन का एक ऐड दिखा के कि हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा है, वो दिखा के वो चले जाएंगे। उसके बाद ना तो आपके क्षेत्र में कोई आएगा बात करने के लिए और ना ही कोई आपके दुख दर्द में कोई आएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ खूब घड़ी मेडू में बाढ़ आई, हकीकत नगर में बाढ़ आई, और जो मतलब मैन मेड थी, कोई नेचुरल डिजास्टर भी नहीं था। उसके बाद कोविड में कितने माइग्रेंट्स यहाँ पर से पैदल चल के गए, लेकिन किसी विधायक ने, किसी एमएलए एमपी ने वहां पर आके नहीं देखा कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो बात यह है कि राजनीति जो है, जैसे लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, उनको कैप्चर कर लिया है कुछ लोगों ने। जैसे जुडिशरी में कुछ 200 परिवार हैं, ऐसे मीडिया में कुछ परिवार हैं, ऐसे ही जो पार्लियामेंट में उसमें भी कुछ परिवार, कुछ पैसे वाले लोग हैं जिन्होंने उस पर कब्जा कर लिया है। तो कहने के वो संविधान है, लेकिन अगर रियल में देखें तो संविधान जो है वो पहले जिनका राज था उन्हीं लोगों ने उसको उस पर कब्जा कर लिया है। तो अब जरूरत है कि वैसे भी 2024 का इलेक्शन देश के लिए बहुत खास इलेक्शन होने वाला है कि शायद जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है अगर वो आ जाती है तो शायद ही मतलब नेक्स्ट कभी इलेक्शन हो, और अगले इलेक्शन होंगे तो वो भी सिर्फ नाम मात्र के इलेक्शन होंगे। इसलिए यही था कि अब 2024 जो है उसमें सबसे ज्यादा यूथ को पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था कि ओबीसी के पास जो है एक भी सेक्रेटरी उनके नहीं है, 3 सेक्रेटरी हैं। उसके बाद ओबीसी के पास जो रिसोर्स, अगर टोटल जनसंख्या को हम देखें तो 4% लोगों के पास देश की 96% संपत्ति है। मतलब बाकी जो 96% लोग हैं
वो कुछ परसेंट संपत्ति के ऊपर जीवित हैं, जिससे आप देख सकते हो कि आज हमारा देश भूखमरी में सबसे ऊपर है। फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें हम सबसे लोअर है। डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स आता है उसमें हम लोअर हैं। जो डिफरेंट टाइप के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें हम लोअर हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स को देखोगे तो उसमें हमारा बहुत कम रैंक है। रोजगार के देखोगे तो उसमें हम बहुत नेगेटिव उसमें है। तो बात यह है कि कुछ पब्लिक के लिए तो वेलफेयर के लिए कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ हर चीज जो है एक बिजनेस बन गई है, और जो कुछ लोग जो प्रभावशाली लोग थे वही उसको अपने हिसाब से चला रहे हैं। अच्छा बबीता जी, यहाँ पे मेरा एक और सवाल ये है कि पहले आपने कभी चुनाव लड़ा है क्या? मैंने हमारे गांव में सरपंच के चुनाव में मैंने कोशिश करी थी, और एक अच्छा माहौल भी था कि गांव में ये था कि सर्वसम्मति शायद बना देंगे वो लास्ट में। लेकिन 10 दिन पहले हमारे गांव में काफी टाइम बाद रिजर्व सीट आई, और रिजर्व सीट आने की वजह से फिर मेरा कैंसिल हो गया। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे दिल्ली में जो ज्यादातर जातियां, अगर हम जातीय समीकरण यहाँ पे देखें तो क्या लगता है आपको कि कैसे लोग बीजेपी को छोड़कर आपको वोट देंगे? मैं आपको बता दूं कि ये जातीय समीकरण भी आप देखोगे तो ज्यादा स्वर्ण नहीं है यहाँ पर। ये जो एरिया है यहाँ पर 21% मुस्लिम है, 16% SC हैं, और ये तो 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार है। अभी जनगणना तो हो ही नहीं रही है, तो उसके बाद अगर बढ़ती जनसंख्या बढ़ गई तो लगभग 42% के आसपास मुस्लिम और SC है। उसके बाद इस सीट पर जो है वो OBC है, और फिर कुछ परसेंट जाके ब्राह्मण और अदर कास्ट जो है वो बसती है। तो पहली बात तो ये है कि जो ये माहौल है इस टाइम देश का, उसमें से कोई भी कास्ट हो, हर कोई इससे त्रस्त है। चाहे वो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको भी रोजगार चाहिए, उसके जो, और हर स्टूडेंट एक घर से जुड़ा है। माँ बाप किसको पढ़ाता है? अपने बच्चों को पढ़ाता है, किसके लिए? रोजगार के लिए पढ़ाता है। तो इसमें जाति, मेरे को लगता है कि 2024 में जाति एक मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। देश बचाने का मुद्दा होना चाहिए, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि देश नहीं बचा तो फिर कोई भी जाति नहीं बचेगी। मनोज तिवारी एक बड़ा नाम है जो कि यहाँ से सांसद है, तो क्या लगता है कि किस तरह से आप उनका मुकाबला कर पाएंगी? मनोज तिवारी जी एक बड़ा नाम है, लेकिन बड़ा नाम हम कह सकते हैं कि भाई 2 बार MP रह चुके हैं, 30 बार उनको टिकट मिली है, रूलिंग पार्टी से हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये मुखर्जी नगर है, और मुखर्जी नगर को IS की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से 2 विधानसभाएं, जैसे बुराड़ी है, तिमारपुर है, पूरी स्टूडेंट्स की भरी हुई है। यहाँ पर जितनी भी इकोनॉमी चलती है, आप रेहड़ी पटरी ठेली वाले को देख लो, रिक्शा वाले के देख लो, ऑटो वाले के देख लो, मकान मालिक के देख लो, कोचिंग सेंटर, मतलब कोई भी अगर एक सुई भी यहाँ पर रखी जाती है तो वो रोजगार जो है स्टूडेंट और टीचर्स की वजह से चल रहा है यहाँ पर। तो मेरी जो पहचान है वो यहीं पर है, और आज यहाँ पर भी शिलिंग के नोटिस आ रहे हैं हर रेस्टोरेंट वाले को, हर PG वाले को, हर लाइब्रेरी वाले को, हर ओनर को, हर कोचिंग सेंटर वाले को। तो इसको भी, इस जो ये खूबसूरती है इस क्षेत्र की, इसको भी खत्म करने की एक साजिश हो रही है। और मैं सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं हूँ, मैंने ग्राउंड लेवल पे भी यहाँ काफी काम कर रखा है। बाढ़ के दौरान मैंने घड़ी मेडू में पूरा प्रशासन के साथ मिलके रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक हमने लोगों को वहां से बाहर निकाल के उनको जो रिहेबिलिटेशन कैंप बने हुए थे वहां पर पहुंचाया। एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो हेल्प मिल रही थी उससे अच्छा खाना प्रोवाइड करवाया, उनका ध्यान रखा। तो मतलब मैं जनता से समय समय पर जुड़ी रही हूँ जी। तो सिर्फ मेरी पहचान सिर्फ यही नहीं है कि मैं मुखर्जी नगर की स्टूडेंट हूँ, ये मेरी पहचान क्षेत्र में सब लगभग मैं हर लोगों से मिल चुकी हूँ उनके मुद्दों पर जी। अच्छा, मेरा एक सवाल यहाँ पे रहेगा कि आजाद समाज पार्टी से आपको टिकट मिला है, तो क्या लगता है, नगीना में तो आप देख ही रही हैं किस तरह से रैलियां हो रही हैं, कि एक बड़ा, आप जिस तरीके से देख रही हैं वहां पे मतलब विजुअल जो भी आ रहे हैं वो लग रहा है कि जनता जो है इस बार पूरी तरीके से नगीना की जो है बदलाव के मूड में है। तो ये आप इसे कैसे देखते हैं? नगीना की सीट हम 100% जीत रहे हैं, और नगीना की सीट का जो प्रभाव है वो यहाँ भी पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ भी मुस्लिम और SC जो है वहां से वो कनेक्टेड हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद की जो वो एक पब्लिसिटी है वो पूरे देश में है, क्योंकि उन्होंने लोगों की अन्याय की जो लड़ाई है वो लड़ी। किसी के साथ कहीं पर भी अन्याय हुआ है तो वो पहुंचे हैं, और उसका फायदा जो है मुझे भी मिलेगा, और इलेक्शन के बाद वो यहाँ पर भी आएंगे। और रही बात एक नई इनोवेशन की शुरुआत हो रही है कि इलेक्शन जो है उसको इतना सस्ता किया जाए, पब्लिक फंडिंग से इलेक्शन लड़ा जाए, ताकि कोई भी जो आम बच्चा है और जिसमें लीडरशिप के गुण है, जो देश के मुद्दों को, देश को समझता है, वो भी अगर लीडरशिप इसमें संसद में, विधायिका MLA में इसमें जाना चाहिए, विधानसभा में जाना चाहे तो वो जा सकता है। तो ये नगीना से एक शुरुआत हो रही है, उसको हम यहाँ भी इम्प्लीमेंट करेंगे। हम यहाँ पर भी जनता से अपील करके, जनता से क्राउड फंडिंग से यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, ताकि इलेक्शन से जो पैसे का जो प्रभाव है, बाहुबलियों का जो प्रभाव है, उसको खत्म किया जा सके। अच्छा, तो क्या चंद्रशेखर आजाद यहाँ आएंगे आपके लिए रैली करने? हाँ जी, नॉमिनेशन के बाद वो यहाँ पर आएंगे और काफी दिन यहाँ पर रुकेंगे भी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी जनता है या जो समाज है वो आपके सपोर्ट में रहेगा?
100% सपोर्ट में रहेगा, क्योंकि आप उन्होंने मनोज तिवारी जी को देख लिया है पिछले 10 सालों में। जब बाढ़ आई थी वो कुछ जगह पर गए, एक दो जगह पर, तो लोगों ने उन्हें उतरने ही नहीं दिया, क्योंकि 10 साल से वो कहाँ पर थे। लोगों ने उनसे सवाल पूछे, और अभी जब इलेक्शन आए तो उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम को यहाँ पर बुलाया। तो बात यह है कि जनता को ये बाबा और ये सब नहीं चाहिए कि बाबाओं के नाम पे आप भीड़ इकट्ठी कर लो, फिर जनता को बताओ, हर बार आओ इलेक्शन के टाइम पे मूर्ख बनाओ और फिर चले जाओ। तो अब जनता जो है वो समझ चुकी है। तो एक मतलब जनता के पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं होता मतलब मोस्टली अगर टाइम पे देखें जनता के पास ऑप्शन नहीं होता, या तो कांग्रेस चुने या बीजेपी चुने। लेकिन अब एक नया ऑप्शन जनता को मिल रहा है आजाद समाज पार्टी के रूप में। और अगर यहाँ से हमारी कुछ सीटें, जैसे राजस्थान में है 2 सीटें ये होगी नगीना और ये वाली, इसमें कुछ सीटें निकलती हैं तो उसके बाद पूरे देश में ये पार्टी पहुंचेगी और जो सच में जो संविधान है उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। अच्छा, कल B.आर. अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है, आपको पता ही होगा, इस पर आप जनता से कुछ कहना चाहेंगी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का कल जन्म दिवस है। मैं जनता से यही कहना चाहूंगी कि जो वो थे वो मानवता के लीडर थे। सबसे पहले तो उनको एक SC के लीडर के रूप में रिप्रेजेंट करना, उनका जो उनका व्यक्तित्व है उसको कम करना, उनकी जो क्षमता है उसको कम आंकना है। तो वो एक मानवता के नेता थे, और अगर उनके द्वारा बनाए गए संविधान को देश में एक दिन के लिए भी लागू कर दिया जाए तो हमारा देश नंबर 1 पर होगा। इसलिए अपने आदर्श जो है हमारे, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, आज सबसे बड़ी कमी है कि हमारे समाज के सामने अच्छा आदर्श नहीं है, और जो हमारे आदर्श हैं उनकी नेगेटिव छवि बनाकर हमारे सामने पेश किया जाता है। तो उनकी जो जन्म दिवस है वो सिर्फ मनाने का ही काम नहीं करे, उनके जो गुण है अपने जीवन में अपने जीवन में अपनाने का काम करें। और 2024 का इलेक्शन जो है, उनकी जो सोच थी कि जब तक अच्छे लोग जो है राजनीति में नहीं जाएंगे, बुरे लोग आप पर राज करेंगे। और सबसे पहले उन्होंने जैसे उनकी जो प्रतिमा आती है ऐसे इशारा करते हुए, तो उनका इशारा यही था कि जो संसद है उस पर कब्जा करो, तब आपका जाके भला होगा। क्योंकि संसद जो है वो हिमालय है जहाँ से नदियां निकलती हैं और वो पूरे देश को सींचती हैं। ऐसी संसद एक पहला पावर है, जहां जैसी पॉलिसियां बनेगी वैसे ही पूरा देश बढ़ेगा, जैसी वहां लीडरशिप होगी वैसे ही पूरा देश का माहौल होगा। तो उनकी जो सोच थी उसको अपने जीवन में अपनाकर इस बार वोटिंग उन्हीं के आधार पर देना। अच्छा, आखिरी में आप अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगी? मैं जनता से यही कहना चाहूंगी कि इस बार एक मौका आप लोगों को मिला है, और अपने बच्चों को, एक नए यूथ को जो है पार्लियामेंट में आप भेजने की कोशिश करें। उसके बाद देखें कि वो कितने जुनून से, किस तरह से आपके लिए काम करता है, ताकि एक नए मतलब इस करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन और पॉलिटिकल बिजनेस को खत्म किया जा सके। तो वो एक बार मेरे को यहाँ से मौका दे। जी, धन्यवाद। जय हिंद।